नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल VM लॉ एकेडमी पे। तो हम लोग आज के लेक्चर में जो भी की क्लासेस देखेंगे वो देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, लगभग 2 क्लासेस हुई है। और ये क्लासेस जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ लाइव क्लासेस भी चलती है। तो आप हमारे लाइव क्लासेस में VM लॉ एकेडमी के लाइव सेशन में जाकर के आप अन्य क्लास को भी देख सकते हैं, जैसे हिंदू विधि की, हिंदू लॉ की क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब संवैधानिक विधि, संविधान की, भारत की संविधान की क्लासेस, या फिर आप इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लासेस भी लाइव क्लासेस में चलती है, तो आप वहां से भी इसकी क्लासेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनमें भी सारे वीडियो अपलोडेड हैं, तो आप वहां से भी अन्य क्लास को देख सकते हैं। तो अभी की जो क्लासेस है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की क्लास है। इस क्लास की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासेस में इसके बैकग्राउंड को, एविडेंस के बैकग्राउंड को मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ सेक्शन 3 तक फाइनली कंप्लीटली पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है इसमें 3 बात बताया गया है। आप जब सेक्शन 4 को पढ़ेंगे, धारा को पढ़ेंगे, तो इसमें 3 बात देखेंगे। मे प्रिज्यूम की बात करता है, शैल प्रिज्यूम की बात करता है और कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत की बात करता है। इसमें 3 बातें बताई गई। तो देखिए, सबसे पहली बात है उपधारणा। ये टॉपिक जो संबंधित है सेक्शन 4 जो है वह उपधारणा पर संबंधित है। प्रिजम्पशन की बात करता है, प्रिज्यूम की बात करता है। दैट मींस जब आप इसको देखेंगे कि उपधारणा, उपधारणा का मतलब होता है मान कर चलना। ऐसा मान कर चलना कि इसके बाद ये होगा, ऐसा मान कर चलेंगे कि ये जो व्हाइट बोर्ड है अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा मान के चलेंगे कि इस पर या तो लेक्चर होती होगी, क्लासेस के टाइम में इस पे लोग लिखते होंगे। तो ये क्या है, ये मान कर चलना, उपधारणा कर रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये मान कर चलना है। तो जैसे आप देखिए कि अगर आप मानकर चलिए कि सुबह में सूर्य उदय पूरब में हुआ है, सनराइज अगर ईस्ट में हुआ है तो सनसेट कहाँ होगा, वो वेस्ट में होगा, पश्चिम में होगा। तो ये मानकर चलेंगे। अगर रात हुई है तो दिन होगी ही। ये तमाम चीज क्या है, उपधारणा का मतलब होता है मानकर चलना। और मानकर चलना तो ये क्या है, ऐसा मानकर चलेंगे कि इसके बाद ये होगा। तो इन सारी चीजों को बताया गया है। अब बात आती है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की। जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 4 को पढ़ेंगे, धारा 4 को पढ़ेंगे, तो वहां पे हम 3 शब्द को पढ़ेंगे। सबसे पहला आप देखिएगा, पहला कहता है मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेगा। उसके बाद आता है शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम में क्या कहता है, उपधारणा करेगा। और तीसरा कहता है कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत। तो देखिए, मे प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा कि दैट मींस क्या कि ऐसा कोर्ट मान करके चलेगा, ऐसा कोर्ट मान करके चलेगा कि यह हुआ है। ये फाइनली नहीं है कि कोर्ट को ये मानना ही है कि ऐसा ही हुआ है। कोर्ट के पास खंडनीय है, इसको खंडित किया जा सकता है कि कोर्ट ऐसा मानकर चलेगा कि अगर कोई तथ्य है तो उस एक तथ्य को निकल जाने के बाद ऐसा मानकर चलेगा कि दूसरा तथ्य भी हुआ है। जैसे इसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे सेक्शन 114 के दृष्टांत अगर क को देखे तो उसमें क्या कहता है कि अगर एक वस्तु की चोरी हुई है, एक वस्तु की चोरी हुई है और वह वस्तु एक ही थी, एक ही वस्तु की चोरी हुई है और यह कुछ समय के बाद बी के पास प्राप्त होता है, तो ये उपधारणा किया जा सकता है, उपधारणा कर सकते हैं कि यह वस्तु या तो बी चुराया होगा या बी जानते हुए कि यह वस्तु एक ही है तो इसके पास आया होगा। तो ये क्या कहते हैं, ये उपधारणा कर सकेगा की बात करते हैं। तो ये रहा आपका उपधारणा कर सकेगा। इसको हम फिर B.Ed एक्ट की भाषा में भी पढ़ेंगे। पहले हम टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्टली पढ़ना चाहते हैं, फिर हम B.Ed एक्ट की भाषा में आएंगे। अब दूसरा क्या कहता है, शैल प्रिज्यूम की बात करना है। शैल प्रिज्यूम की बात कह रहा है, उपधारणा करेगा, मतलब इसमें ये कहता है शैल लगा दिया है। दैट मींस कि कंपलसरी है कि कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा कि यह इस तरह की घटनाएं घटित हुई होगी। मतलब कोर्ट के पास यहाँ अखंडनीय नहीं है, कोर्ट इसको खंडित नहीं कर सकता है। कोर्ट के पास क्या है कि अगर इस तरह की समस्याएं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होती है कोई ऐसे तथ्य से संबंधित, तो कोर्ट के पास क्या है, कोर्ट कंपलसरी उसको मानेगा, उसको क्या नहीं कर सकता, उसको खंडित नहीं कर सकता है।
कोर्ट मान करके चलेगा कि यह ऐसा हुआ होगा, जबकि क्या कर रहे हैं, उपधारणा कर सकेगा में क्या देख रहे हैं, वहां हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट या तो इसको खंडित भी कर सकता है, लेकिन उपधारणा करेगा इसमें ये बताता है कोर्ट को मान करके ही चलना होगा कि यह इस तरीके की बातें हैं और यह इस तरीके से हुआ होगा। जैसे आप देखेंगे अगर सेक्शन 108 की बात करें, धारा 108 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो वहां क्या कहता है, एक व्यक्ति ए है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये है और ये जो है 7 वर्षों से इसके बारे में सुना नहीं गया है, न ही इसके बारे में देखा गया है। धारा 108 के अंतर्गत सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट का एक व्यक्ति ए है और इसके बारे में लास्ट 7 ईयर्स से नहीं सुना गया है, न इसको देखा गया है, तो कोर्ट क्या मान के चलेगी, कोर्ट यहाँ पर यह मान के चलेगी कि यह क्या है, यह सेल्फ प्रिज्यूम है, उपधारणा करेगा कि यह व्यक्ति या तो मर गया होगा या जीवित अवस्था में नहीं है, तो ये क्या है, उपधारणा करेगा। अब तीसरा है कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत। जब बात करेंगे निश्चायक सबूत की, कंक्लूसिव प्रूफ की, तो ये धारा 4A का तीसरा पॉइंट है। अब ये क्या कहता है, कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये होता है कि अगर एक तथ्य को प्रूव कर दिया गया है, कोई एक फैक्ट को प्रूव कर दिया गया है, इसका मतलब यह माना जाएगा कि दूसरा फैक्ट जो है, दूसरा तथ्य जो है वह पूर्णतः प्रूव हो चुका है, पूर्णतः उसको प्रूव कर दिया गया है। जैसे आप देखेंगे अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को देखेंगे तो वहां पे क्या कहता है, कहता है कि विवाहित रहने के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है, मतलब विवाहित रहने के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है, तो यह क्या माना जाएगा, यह माना जाएगा कि उस पति पत्नी के द्वारा बच्चे का जन्म हुआ है और वह धर्मज संतान है, साथ ही साथ वो वैध संतान है। दूसरा बात उसी में क्या कहता है, शादी के विघटन हो जाने के बाद, अगर कोई शादी है वो डिसॉल्व हो जाता है, विघटित हो जाता है, तो उसके विघटित हो जाने के बाद 280 दिनों के अंदर, विघटित हो जाने के बाद 280 दिनों के भीतर अगर उस बी नाम की महिला अगर कोई है, तो उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो संतान उत्पन्न होते हैं, उसके संदर्भ में भी क्या माना जाएगा, उसके संदर्भ में भी यही माना जाएगा कि यह जो संतान है यह वैध संतान है। तो ये कहता है कंक्लूसिव प्रूफ में कि एक फैक्ट को प्रूफ हो जाने के बाद दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट भी प्रूफ माना जाएगा। अब देखिए अगर इसको देखेंगे एक अपवाद भी दिया गया है 108 के अंतर्गत, कहता है कि अगर इस दौरान विवाह तो हुई लेकिन इस दौरान उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं बना है, इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो वह फिर कंक्लूसिव प्रूफ के अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए ये प्रूफ हो गया कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं बना, संबंध नहीं बना तो फिर वो उसका बच्चा कैसे होगा, वो उसका संतान कैसे होगा, ए नाम का जो उसके फादर है उसका संतान कैसे होगा। तो ये कहता है कंक्लूसिव प्रूफ कि अगर एक तथ्य प्रूव हो गया है तो कोर्ट दूसरे तथ्य को साक्ष्य देने के लिए कोर्ट नहीं अनुमति देगा। तो ये था आपका सिंपल लैंग्वेज में। अब चलिए इसको अगर हम बेयर एक्ट की भाषा में देखें तो बेयर एक्ट की भाषा में क्या कहता है ये देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 4 जो है वह 3 चीज से संबंधित है। पहले बात बताते हैं किस चीज से संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको बताया यह मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत से संबंधित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा सीक्वेंस में, मे से कंक्लूसिव ये चीजें बताई गई है। अब देखिए क्या कहता है, मे प्रिज्यूम का मतलब क्या आ रहा है बेयर एक्ट की भाषा में, कहता है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित मान सकेगा, यदि और जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता उसके साबित की मांग कर सकेगा। मतलब कि इस एक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहां कहीं पर भी यह कहा गया है कि जहां कहीं पर भी यह कहा गया है कि, तो क्या कहा गया है, कोर्ट यह उपधारणा करते हुए मानेगा, उपधारणा कर सकेगा कि न्यायालय उस तथ्य को प्रूव करेगा, मतलब न्यायालय ऐसा मानेगा कि वह तत्व क्या है, साबित हुआ मान सकेगा। आगे कहता है यदि और जब तक कि वह न साबित नहीं किया जाता, कब तक, जब तक वह यह नहीं बता दिया जाता कि यह न साबित डिस्प्रूव नहीं हुआ है, तब तक कोर्ट उसको प्रूव मान के चलेगा। कब तक,
जब तक यह न साबित नहीं कर दिया जाता है या उसके बारे में अगर कोई कहता है कि ये ऐसा नहीं है, कोर्ट उसके बारे में प्रूफ मांगेगा, साबूत मांगेगा और कहेगा कि आपके पास अगर कोई साबूत है तो वह साबूत आप हमें दीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब देखिए ये तो ये रहा। कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से मे प्रिज्यूम के एग्जाम्पल कौन कौन सी धाराएं हैं। तो कुछ धाराएं आपको याद रहनी चाहिए जो मे प्रिज्यूम से संबंधित है, जैसा कि सेक्शन 86 धारा 86, 87, 88, 90। 90 में क्या कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट है अगर वो 30 साल पुराना है तो कोर्ट मान के चलेगी कि वो क्या है, वो 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। फिर 90A में कहता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो 5 साल पुरानी है उसकी बात कहता है। फिर 113A और 114 ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो मे प्रिज्यूम से हैं। मैंने आपको क्या बताया मे प्रिज्यूम में? मे प्रिज्यूम एक ऐसी मे प्रिज्यूम में ये बताई गई है कि कोर्ट किसी भी चीज को डिनाई नहीं करेगा, कोर्ट ऐसा मान कर चलेगा कि ऐसा हुआ है या खंडनीय है या क्या है, इसको खंडित भविष्य में किया जा सकता है। लेकिन जब तक मे प्रिज्यूम को उपधारणा कर सके को तब तक खंडित नहीं किया जा सकता जब तक आप उसके बारे में कोई सटीक प्रूफ नहीं दे देते हैं। तो क्या कहना चाहता है मे प्रिज्यूम? यही कहता है कि कोर्ट बाध नहीं है, कोर्ट के पास यहाँ पर विवेकाधिकार है कि कोर्ट को अगर कोई व्यक्ति किसी डिस्प्यूट से संबंधित कोई तथ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उस तथ्य से संबंधित समस्याओं को कोर्ट तब तक मान के चलेगी, तब तक उसको मे प्रिज्यूम करके चलेगी, कब तक जब तक उसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता है तब तक उसको साबित मानेगा, कब तक जब तक उसको न साबित नहीं कर दिया जाता है। या फिर कोर्ट कहेगी उस व्यक्ति से कि आप इसको प्रूफ दीजिए, आप साबूत दीजिए और साबूत के आधार पे इसको या तो प्रूफ करिए या तो डिस्प्रूव करिए। तो यह जो है मे प्रिज्यूम यह खंडनीय उपधारणा है, मतलब इसको खंडित किया जा सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल 114 देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का इलस्ट्रेशन ए देखेंगे। वहां कहता है कि एक घड़ी चोरी होती है और वह घड़ी चोरी होने के बाद कुछ समय के बाद वही एक ही जो वस्तु घड़ी है वह चोरी होने के बाद कुछ समय के अंतराल में यही वस्तु सेम यहाँ पे बी के पास पाया जाता है। तो यह उपधारणा कर चलेंगे, यह उपधारणा कर सकेगा यह वस्तु को किसने चोरी किया है, इस वस्तु को बी ने चोरी किया है, या फिर बी यह जानते हुए इस वस्तु को प्राप्त किया है, यह वस्तु ए का है। तो अब बी को प्रूव करना होगा कि यह चोरी किया है कि वह जानता था। अगर चोरी नहीं किया तो वो प्रूव करे और यह नहीं जानता था तो वो प्रूव करे। तो यहाँ पर क्या है, अगर वो प्रूव कर देगा कि हम नहीं जानते थे और हमने चोरी नहीं किया है तो इसको खंडित कर दिया जाएगा। अगर प्रूफ नहीं कर सकेगा तो ऐसा माना जाएगा कि बी ने जानते हुए इन चीजों को चुराई है, मतलब पोजीशन को ए के पोजीशन से अपने कब्जे में ले लिया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये कहता है आपका मे प्रिज्यूम कहता है उपधारणा कर सकेगा, ये बताता है। अब देखिए उपधारणा कर सकेगा कभी कभी पूछ देता है कि लैटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है। इन लैटिन वर्ड में मे प्रिज्यूम को उपधारणा कर सकेगा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रिजिमिटियो, मतलब क्या कहा जाता है, प्रिजिमेंटो होमिनिस। क्या कहा जाता है, प्रिजिमेंटो होमिनिस कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, प्रिजिमेंटो होमिनिस के नाम से भी जाना जाता है मे प्रिज्यूम को। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसके उदाहरण कौन कौन से धारा हैं, 86 से 90A तक, 86 से 90A तक, 113 का ए और 114 मे प्रिज्यूम से संबंधित धाराएं हैं। तो ये था आपका मे प्रिज्यूम। अब सेल्फ प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा, तो इस दोनों के बारे में आपको ये जानते रहना चाहिए। मे सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो अखंडनीय उपधारणा है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है कुछ अपवादित दशाओं को छोड़ करके। पहले क्या जानते रहना चाहिए, यह अखंडनीय है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। आप कह सकते हैं ये 4 का ए है, ये 4 का मतलब 1 है, 2 है और ये 4 का 3 है। इसको आप चाहे तो सीरियल वाइज भी कर सकते हैं। बेयर की भाषा में सेल्फ प्रिज्यूम क्या कहना चाहता है, तो सेल्फ प्रिज्यूम कहता है कि जहां कहीं इस अधिनियम के द्वारा, जहां कहीं भी इस अधिनियम के द्वारा अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा एक तथ्य के द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि जब तक वह न साबित नहीं किया जा सकता है।
यहाँ पे प्रूफ नहीं मांगेगा, यहाँ पे नौसाबित करने की बात करती है। जहां कहीं भी इस अधिनियम में जो कुछ भी तथ्य दिया गया है उस तथ्य को न्यायालय क्या मान के चलेगा, उस तथ्य को न्यायालय मान के चलेगा कि यह प्रूव्ड है। इसको किसी भी प्रकार से डिस्प्रूव्ड जब तक नहीं कर दिया जाता है, जब तक इसको नौसाबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक इसको साबित मान के चलेगा। यहाँ पे कोर्ट के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। कोर्ट के सारे विवेकाधिकार को सेल्फ प्रिज्यूम में खत्म कर दिया गया है। अर्थात यह बताया गया है कि कोर्ट यह मान के चलेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि यह जो उपधारणाएं हैं, यह उपधारणाएं कैसी उपधारणाएं हैं, तो यह उपधारणाएं सेल्फ प्रिज्यूम है। यह उपधारणाएं कैसी उपधारणाएं हैं, तो यह सेल्फ प्रिज्यूम है। कब तक? जब तक उसको नौसाबित नहीं किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 108 को देखिए, उसकी इलस्ट्रेशन क्या कहती है। 108 की जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति ए है, उसके बारे में करीब 7 वर्षों से न सुना गया है न उस व्यक्ति को देखा गया है। 7 वर्षों से उस व्यक्ति के बारे में न सुना गया है न देखा गया है। तो कोर्ट यहाँ उपधारणा करेगा या तो वो व्यक्ति मर गया होगा या वो व्यक्ति अब है ही नहीं, तो ये मान के चलेगा। कब इसको ऐसा माना जाएगा कि यह सेल्फ प्रिज्यूम नहीं है? जब वह व्यक्ति 7 वर्षों के बाद जब कोर्ट ये मान ले वह पुनः आ जाए, तो ऐसा मान के चलेंगे कि कोर्ट ने जो सेल्फ प्रिज्यूम किया था, कोर्ट ने जो उपधारणा किया था, वह उपधारणा क्या है, वो गलत है, उसको खंडित कर दिया जाएगा। लेकिन कब तक खंडित नहीं किया जा रहा है? जब तक वह व्यक्ति मिल नहीं जाता है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से नहीं मिला है, 7 वर्षों से न उसके बारे में सुना है न देखा गया है। डेट मीन्स ये कि अब ये शायद है ही नहीं। तो ऐसा कोर्ट उपधारणा करके चलेगा कि अब वह व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन वह व्यक्ति है, उसका अस्तित्व अगर है तो वो उस व्यक्ति को लाके प्रूव कर दीजिए और उसको पहले वाले को डिस्प्रूव कर दीजिए कि वह 7 वर्ष से जिंदा था। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, फिर उसको सेल्फ प्रिज्यूम हटा दिया जाएगा। अर्थात सेल्फ प्रिज्यूम में ये मान के चलेंगे कि कोर्ट उपधारणा करेगा ही कि यह व्यक्ति अब नहीं है सबूत के लिए, तब तक आपको बात नहीं किया जा सकता है। कब तक? जब तक आप उसको नौसाबित नहीं कर देते हैं। इससे संबंधित अगर उदाहरण की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 79, 80, 81, 81A, 83 से लेकर के 85C तक 104, 105, 107, 108, 111A और 113B और 114A सेल्फ प्रिज्यूम से संबंधित कौन कौन सी धाराएं इसके उदाहरण हैं, ये भी ध्यान में रखना है। 79, 80, 81, 81A, 81A के बाद 83 से लेकर के 85C तक, फिर 104, 107, 108, 111, 111A और 111A, 113B और 114A। यह किसका एग्जाम्पल है? यह सेल्फ प्रिज्यूम का एग्जाम्पल है, यह उपधारणा करे का एग्जाम्पल है। अब देखिए तीसरा जो है आपका वह कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है, निश्चायक सबूत की बात करता है। तो बेयरर की भाषा में कहता है कि जहां की इस अधिनियम के द्वारा, जहां की भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, एक फैक्ट किसी अन्य फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ घोषित किया गया है, निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य को साबित हो जाने के बाद, वह जो एक फैक्ट है उसको प्रूफ हो जाने के बाद अन्य को साबित मानकर चलेगा, दूसरा भी ये मानेगा कि वह प्रूफ है, उसके लिए किसी भी प्रकार से क्या नहीं देगा, उसको नौसाबित करने के लिए किसी अन्य साक्ष्य को एडमिसेबल करने के लिए कोर्ट के सामने अलोग्या करने की अनुमति नहीं देगी। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या कहता है निश्चायक सबूत? निश्चायक सबूत ये कहता है कि जब न्यायालय में कोई एक तथ्य को प्रूफ मान लिया जाता है तो वह ऐसा मानकर चलेंगे कि दूसरा तथ्य भी साबित हो गया और उसके लिए न्यायालय दूसरे तथ्य को साबित करने के लिए कोई अनुज्ञा नहीं देगा, अर्थात कि कोई साक्ष्य के द्वारा उसकी साबित करने के लिए किसी प्रकार का कोई अनुज्ञा ऑर्डर पास नहीं करेगा, उसको मौका नहीं देगा। तो ये था आपका निश्चायक सबूत। अब निश्चायक सबूत की एग्जांपल की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धारा 112 के अनुसार जब कहीं पर मतलब इसके जो इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे या 112 देखेंगे उसके अनुसार क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति की जन्म उसकी माता और पिता के विवाहिक स्थिति के दौरान होता है और विवाहिक स्थिति के दौरान होता है तो वह बच्चा क्या माना जाएगा? वह उसके माता पिता का वैध संतान माना जाएगा, अर्थात उस पिता का वैध संतान माना जाएगा। अर्थात कहना क्या चाहता है
कि ये एक व्यक्ति है और इसका जन्म माता पिता के शादी के दौरान ही हुआ, विवाह की स्थिति के दौरान हुआ, अर्थात वैवाहिक स्थिति के दौरान हुआ है। तो उसके दौरान जो बच्चा इस ए का जन्म हुआ तो ये क्या माना जाएगा, ए जो है इसके पिता का, जो इसके पिता जो बी है, इसका ये क्या है, वैलिड संतान है, धर्मज संतान है। तो ये कहता है। दूसरा बात इसी में कहता है कि ए की जन्म हुई है लेकिन ए और बी के शादी के डिसॉल्व होने के बाद हुआ है, शादी के विच्छेद के बाद हुआ, शादी खत्म होने के बाद हुआ है। लेकिन ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि इसके बाद 280 डेज के भीतर हुआ है। तो यह 280 दिन के भीतर हुआ तब भी माना जाएगा कि यह बी का धर्मज और वैध संतान है। क्या माना जाएगा, ये बी का धर्मज और वैध संतान है। ये बी डिनाई नहीं कर सकता है कि यह मेरा संतान नहीं है। जबकि धारा 112 का एक अपवाद है, वो कहता है कि अगर ए का जन्म हुआ है और बी और सी के बीच, बी पति है और सी पत्नी है, इस दोनों के बीच वैवाहिक स्थिति के दौरान कभी संबंध बना ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग रह रहे थे, इन दोनों के बीच कभी इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, वैवाहिक स्थिति के दौरान कोई संबंध बना ही नहीं, उससे जो उत्पन्न बच्चे ए हैं तो फिर वो क्या है, वह बी के वैध लेजिटिमेट संतान नहीं माने जाएंगे, मतलब वह उसका वैध संतान नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या देख लीजिए कि ये प्रूव कर दिया गया कि बी और सी जो है वो अलग अलग रह रहे थे, इन दोनों के बीच कभी संबंध बना ही नहीं। ये तथ्य प्रूव हो गया तो दूसरा भी प्रूव माना जाएगा। यहाँ एक तथ्य प्रूव हो गया, दूसरा भी प्रूव माना जाएगा। इसके लिए कोर्ट अनुज्ञा नहीं देगी कि आप इसको खंडित कर दे। तो ये क्या था आपका, ये था आपका सेक्शन 4 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 क्या कहती है, 3 चीज के बारे में कही है। इससे संबंधित अगर सेक्शन की बात करें, निश्चायक सबूत से संबंधित अगर इसके उदाहरण, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41, धारा 112, धारा 113, 115, 116, 117, 115, 16, 17 स्टॉपल से संबंधित है, विबंध से संबंधित है, तो वहां पर भी उसको कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है। तो यही है धारा 41, 112, 113, 115, 116, 117 जो है यह कंक्लूसिव प्रूफ का एग्जाम्पल है। तो ये था आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 को देखे। धारा 4 में 3 बात कहा गया है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। पहला जो मे प्रिज्यूम है उपधारणा कर सकेगा, यह कोर्ट के विवेकाधिकार पर है, यह अखंडनीय है, इसको खंडित किया जा सकता है। जबकि सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को खंडित नहीं किया जा सकता है। सेल्फ प्रिज्यूम जो है इसमें कोर्ट का कोई विवेकाधिकार नहीं है, या तब तक कोर्ट उसको प्रूव मानेगा जब तक उसको न साबित नहीं कर दिया जाता है। और कंक्लूसिव प्रूफ में क्या पढ़े, निश्चायक सबूत में जब एक तथ्य प्रूव मान लिया जाता है तो दूसरा तथ्य भी प्रूव माना जाता है, उसके लिए कोर्ट कोई दूसरे साक्ष्य के द्वारा उसको न साबित करने की अनुज्ञा नहीं देती है। तो ये था आपका सेक्शन 4, और आज के लेक्चर में सेक्शन 4 खत्म होता है। तो आज के लेक्चर को इसी जगह समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपलोडेड वीडियो और इसके अलावा लाइव क्लासेस की भी वीडियो चलती रहती है हमारे वीएम एकेडमी के अपलोडेड सेक्शन में, और लाइव सेक्शन में अन्य लॉ की विधि को भी आप देख सकते हैं, अन्य पेपर को भी आप पढ़ सकते हैं, और प्ले लिस्ट में भी सारा पेपर डाल दिया गया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।